Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद। मर्दों की उम्र जिस तरह बढ़ती जाती है वैसे ही उनमें पेशाब की तकलीफ में इजाफा होता जाता है। इसकी एक आम वजह प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स दरअसल मिसाने के नीचे गुदूद का बढ़ना है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पेशाब की या अखराज में दुश्वारी पेश आती है, बल्कि पेशाब जो है वो बार बार महसूस होता है। बाज़ औक़ात गुदूद साइज में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से कभी तो पेशाब बंद हो जाता है या कभी इतना कम आता है कि ना होने के बराबर होता है। इस सूरत हाल में मरीज को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये मर्ज कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अहमद, यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड कैंसर सर्जन। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज जो है इस सवाल के साथ करते हैं कि ये जो मर्ज है किस तरह शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम सरानी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोस्टेट असल में एक गुदूद का नाम है जो मसाने के नीचे होती है और मर्दों में पाई जाती है। ये गुदूद जो है ये उम्र के साथ साथ बढ़ती है और इसको आप एक एजिंग प्रोसेस कह सकते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि 40-45 साल के बाद तकरीबन हर इंसान को चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, जो एक एजिंग प्रोसेस है, इसी तरह प्रोस्टेट गुदूद जो है हार्मोनात की तब्दीली के साथ इसकी साइज में इजाफा होता है और ये पेशाब में मुश्किलात का सबब बनती है। सर, इसकी ये जो मर्ज है ये किस उम्र में ज़्यादा पाया जाता है? आम तौर पे ये 60-70 की दहाई में लोगों में होता है, लेकिन ये उससे कम उम्र लोगों में भी इस ज़ाहिर हो सकता है। और अगर हम सोसाइटी का क्रॉस सेक्शन लें और 60 साल से ऊपर की उम्र में जाएं तो तकरीबन 2/3 जो मर्द हैं वो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से किसी न किसी मुश्किल में शिकार हो। यानी कि ये जो मर्ज है ये 60 साल से अबव जो भी मरीज हैं जी, प्रोस्टेट 60 साल के बाद इसके साइज में डेफिनेटली इजाफा होता है, लेकिन अगर आप 100 में से लें तो तकरीबन 70-75% लोग किसी शिकायतों में डेवलप हो जाती है। सर, इसकी बाद जो इसकी अलामात हैं वो क्या हैं? अलामात कैसे पता चलता है हमें कि ये जो मर्ज है वो शुरू हो चुका है? इसकी बुनियादी अलामात तो पेशाब में तकलीफ की सूरत में जाहिर होती हैं। पेशाब का रुक के आना, उसकी धार का कमज़ोर पड़ जाना, पेशाब के इखराज में तकलीफ होना शुरू में या आखिर में पेशाब का ठीक से ख़त्म ना होना और कतरों की सूरत में आते रहना, या मरीज़ का ये एहसास होना कि मेरा मसाना पूरी तरह से खाली नहीं हुआ। इसके अलावा इसकी कुछ और अलामत होती हैं जो मसाने प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से ज़्यादा और ज़ाहिर होती हैं, जिसमें पेशाब का बार बार आना और रात को मुतअद्दिद बार उठ के बाथरूम जाना, वो भी इनकी अलामत में शामिल। ठीक सर। सर, इसकी जो तशखीस है वो हम किस तरह कर सकते हैं, कैसे करें? इसकी तशखीस बुनियादी तौर पे तो अलामत की बेस पे ही की जाती है। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ का तिब्बी मुआयना किया जाए और एक जो बुनियादी टेस्ट हैं वो खून के चंद एक टेस्ट जिसमें गुर्दे के फंक्शन हैं जिसको सीरम क्रेटिनिन कहते हैं, प्रोस्टेट के हवाले से PSA का करना ज़रूरी है और एक अल्ट्रासाउंड। ठीक है सर, बाद हम ये जो टेस्ट वगैरह कराते हैं तो हमें पता ही नहीं होता आम आवाम को कि ये जो है क्रिएटिनिन आप बता दें जिस तरह, ये क्या चीज़ होती है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मरीज में जिसमें हमें पता चले कि ये अब यहाँ तक ठीक है? ठीक, क्रेटिनिन एक खून का टेस्ट है जिससे गुर्दे के फंक्शन का पता चलता है। नॉर्मल क्रेटिनिन तकरीबन 1 के करीब होती है। क्रेटिनिन का बढ़ना प्रोस्टेट की मर्ज में काफ़ी एडवांस सतह पे आता है। तो मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि लोगों को कि क्रेटिनिन के बढ़ने का इंतज़ार करें। बुनियादी तौर पे लोगों को अपने डॉक्टर से उस वक्त रुजू करना चाहिए
जब पेशाब करने में या पेशाब के अखराज में किसी भी मुश्किल का वो नोटिस करते हैं या वो शुरू होती। अच्छा नाज़रीन, मिलते एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम टू ब्रेक। डॉक्टर साहब, जो आगे मेरा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि ये जो मर्ज है इसके साथ आगे पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? इस मर्ज में अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इसमें एक तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है, उसके अलावा पेशाब में खून आ सकता है। अगर इस मर्ज की वजह से एक मरीज़ अपना मसाला पूरी तरह से खाली नहीं कर रहा तो मसाले में काफ़ी सारा यूरिन बाकी रह जाता है जिसको रेजिडुअल यूरिन कहते हैं। अच्छा। और उसकी वजह से मसाले में पथरी बन सकती है, और अगर इसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाए तो आखिर में गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। जी सर, इसके बाद ये है कि क्या इसकी वजह से मिसाने का कैंसर हो सकता है? नहीं, इसकी वजह से मिसाने का कैंसर नहीं, मिसाने का कैंसर एक बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारी है जिसका प्रोस्टेट के बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, इसके अलावा बात ये है कि इसका जो इलाज है, फिर हम इसका इलाज किस तरह कर सकते हैं? क्या क्या इकदाम हमें करने चाहिए जिसके बाद ये मसला जो है हल होना चाहिए? जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ये मर्ज एक एजिंग प्रोसेस है और तकरीबन हर मर्द इसमें से गुजरता है, और इसमें कोई इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है कि हम इसको होने से रोक सकें। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब इसकी अलामत ज़ाहिर हों उनको हम उसका इलाज करें, और इसका इब्तदाई सतह पे इलाज अद्वियात के ज़रिए किया जाता है। लेकिन अगर मर्ज में कोई पेचीदगी पैदा हो जाए या मरीज़ उस सतह पे प्रेजेंट करे जहाँ पे उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो फिर इसका इलाज ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है। ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है। तो सर, इसके अलावा जो एक TURP लफ्ज़ है, ये TURP क्या होता है? TURP is short for transurethral resection of prostate। इसमें एंडोस्कोपिकली प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके उसको निकाला जाता है। इसमें कोई कट या चीरा नहीं होता और मरीज के लिए ये कोई एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ये यानी कि आसानी से हो सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? जी, आमतौर पर इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। और सर, इसके बाद के वदूद की सर्जरी जो है वो उसमें जो TURP है कब करवाते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि TURP की कुछ डेफिनेट इंडिकेशंस हैं। एक तो इंडिकेशन ये है कि मरीज की अलामात इतनी सुयर हो या इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हो तो उसमें TURP रिकमेंड किया जाता है। दूसरी सूरत में वो मरीज आते हैं जो काफ़ी देर अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन उनको कोई खातर फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा वो मरीज जिनमें बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में खून आ रहा है, या फिर उनका अल्ट्रासाउंड पे मसाना ठीक से खाली नहीं हो रहा, या वो मरीज जिनमें मर्ज इस कदर बढ़ चुका है कि उसने गुर्दों को मुतासिर करना शुरू कर दिया। तो इन सब बातों में फिर ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो डॉक्टर साहब है काफ़ी खतरनाक बीमारी है। जी, अगर इसको आप नेग्लेक्ट कर दें तो ये खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। सर, इसके बाद जो है इसकी वजह से कितनी अलामात बेहतर हो सकती हैं अगर TURP करवाया जाए? क्या एक दफ़ा ये करवाना पड़ता है या इसको बार बार करवाना पड़ता है? TURP अगर इसको प्रॉपरली किया जाए तो बिनाइन डिजीजेस में यूजुअली एक ही दफ़ा करना पड़ता है, और ये इस बीमारी में अभी भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड की हैसियत रखता है, और इसमें तकरीबन 95 से 98% अलामात जो है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है सर, इसके बाद जो पेचीदगियाँ हैं इसकी वजह से क्या क्या हो सकती है?
ऑपरेशन की वजह से ऑपरेशन की वजह से ऑपरेशन के लिए जब सही मरीजों का सिलेक्शन किया जाए तो इसके फवायद बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पेचीदगियाँ, और इसकी पेचीदगियाँ इतनी माइनर हैं कि जब ये इंडिकेटेड होता है तो फिर मेरे ख्याल में ऑपरेशन एक नहायत मुनासिब इलाज है। यानी कि ये पेचीदगियाँ वाली जो बात है इसमें कोई बात है, इसमें कोई इतनी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि मरीज ये सोचे कि मुझे ये ऑपरेशन से दूर रहना है या इस ऑपरेशन से एक जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। ठीक है, यानी कि ये सर्जरी करवानी चाहिए बिला झिझक चाहिए अगर प्रॉपर्ली इंडिकेटेड हो तो। ठीक है, यानी कि एक मुस्लिम डॉक्टर है उसके पास अगर वो आपको कहता है कि ये ठीक है आप सर्जरी करवाएं तो फिर करवानी चाहिए। बाल का डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि जो गांव में हैं या अदरवाइज ऐसे जहाँ पे मुस्लिम डॉक्टर्स नहीं बैठते उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर ऑपरेशन खराब होते। लेकिन मैंने जहाँ तक आपका नाम सुना है आप शौकत खाना में भी रहे हैं, उसके अलावा आप होराइजन हॉस्पिटल में आपके काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, मैंने देखा, मैंने आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिला, काफ़ी पेशेंट्स आपके पास आते हैं और बड़ी अच्छी सर्जरी वहाँ पे होती है। तो क्या ऐसा जो गांव में बातें सुनी जाती हैं वो तो नहीं है सिलसिला ऐसा? मैं इसमें यही कहूँगा जी कि TURP एक इस तरह का ऑपरेशन है जो पेशेंट अर्न करता है, तो इसमें प्रॉपर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से मरीज़ इस ऑपरेशन से मुस्तफ़ीद होंगे और किन मरीज़ों में आपने अद्वियात से काम लेना है। तो ये ऑपरेशन हर उस मरीज़ के लिए नहीं है जिसको पेशाब में तकलीफ है या कुछ इस तरह की अलामत है। एक बहुत डेफिनेट इंडिकेशंस हैं जिसमें जब लोग फॉल करते हैं तो वो ऑपरेशन से मुस्तफीद होते हैं। जी नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम टू ब्रेक। डॉक्टर साहब, जो अगला सवाल है वो हमारा ये है कि जो सर्जरी है उसके बाद जो पेशाब वाली नाली है वो कितने दिनों तक लगी रहनी चाहिए? जी आमतौर पर 2 से 3 दिन। तो सर ये जो पेशाब वाली नाली है इसमें कभी जो है कोई पेचीदगी भी हो सकती है या इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है इसमें? जी बिल्कुल। इस ऑपरेशन के बाद जो 2 कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक पेशाब की इन्फेक्शन या पेशाब के रास्ते से खून आना। तो चंद एक बातें होती हैं जो इस ऑपरेशन की रिकवरी के दौरान मरीज़ों को बड़ी तफसील से बताई जाती हैं और जो ऑपरेशन के बाद 1 से 2 हफ्ते में सेटल डाउन कर जाती है। तो ये पेशाब की नाली निकालने के बाद जो कम से कम कितना हमें वेट करना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर के पता चल जाए कि आपको पेशाब की नाली निकल गई है तो आप जो यूरिन है अपनी जो नेचुरल चीज़ है उसी के साथ आ रहे हैं? आइडियल सेटिंग में 24 घंटे, लेकिन चूँकि हमारे हस्पतालों में आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स होते हैं तो हम नॉर्मली उनको कम से कम 6 से 8 घंटे ज़रूर रखते हैं ये देखने के लिए कि नाली निकलने के बाद उनका पेशाब का इखराज ठीक हो गया है। तो इसके बाद सर ये सर्जरी के बाद जो अमूमी रिकवरी या सेहतयाबी के कितने दिनों में जो है वो हो सकती है? मैं आमतौर पर अपने मरीजों को बताता हूँ कि उन्होंने तमाम एहतियाती तदाबीर कम से कम 2 हफ्ते के लिए इख्तियार करनी है। 2 हफ्ते के लिए उनको ड्राइविंग नहीं करनी, उनको कोई मेहनत तलब काम नहीं करना, उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं करना जिस तरह पेट पे दबाव पड़े और यूजुअली मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2 हफ्ते की छुट्टी अरेंज करें ताकि वो घर पे आराम कर सकें। गो के इस ऑपरेशन में कोई बाहर से सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये एक दाखिली सर्जरी होती है जिसको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। अब इसमें मरीज को ये चीज़ें समझाना इसलिए ज़रूरी है कि वो उस पर कोई कट नहीं होता, कोई टाँके नहीं लगे होते, लेकिन ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदरूनी सर्जरी है जिसको बेहतर होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते और इस 2 हफ्ते के दौरान सारी एहतियाती तदाबीर आराम करना चाहिए।
इसमें आराम इस तरह नहीं है कि मरीज को बिस्तर पे लेट जाना है। मरीज अपने घर के अंदर अपने नॉर्मल सारे काम कर सकता है, लेकिन उसको एक्सरसाइज या एक्सेसिव एक्सर्शन से बचाना है अपने। ठीक है, तो इस सूरत-ए-हाल में वो जिम कर सकता है? नहीं, जिम नहीं कर सकता जी। मैंने कहा कि अपने रूटीन के काम, रूटीन के कैजुअल वॉक बट नॉट ब्रिस्क वॉक। मतलब जॉगिंग नहीं करेगा, जिम नहीं जाएगा, कोई इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करेगा जिसमें पेट की वर्जिश शामिल है, लेकिन घर के अंदर वो अपने जो रूटीन के काम है वो ऑपरेशन के अगले दिन से वो तमाम कर सकते हैं। तो इस सर्जरी के बाद जो एहतियात हैं वो हमें क्या करनी चाहिए? एक तो मैंने आपको एहतियात बताया कि इस ऑपरेशन के बाद पहले 2 से 3 हफ्ते में जितनी एहतियातें करें उसमें इसकी रिकवरी उतनी अच्छी होती है। उसमें बुनियादी बात है कि पानी या पीने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, कोई इस तरह की वर्जिश या कोई इस तरह का काम जिस पे पेट पे दबाव पड़ता हो वो 2 से 3 हफ्ते नहीं करनी, और कोई इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी जिससे उसको पेट में कब्ज़ होती हो। इसके अलावा जो रूटीन के काम है, अपना घर में एक जगह से दूसरी जगह उठना बैठना जाना, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, यानी कर सकते हैं आराम से। जी कर सकते हैं। तो ये सर कहते जो ग़िज़ा वगैरह है वो नॉर्मल देनी चाहिए डाइट्स, या कुछ हैवी भी खा सकता है? पहले कुछ दिनों में तो एहतियात करनी चाहिए, ताकि जिस तरह मैंने कहा कि उसके स्टूल्स जो हैं वो आराम से पास हो जाए, उसके बाद वो नॉर्मल ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कब्ज़ होने का खतरा होता है, कब्ज़ को अवॉइड करना चाहिए जी पहले 2 से 3 हफ्ते में हर हाल। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज हमें ये पता चला है कि ये जो बढ़ती हुई उम्र के मर्दों में पेशाब की जो तकलीफ़ है वो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से होती है। इनका इलाज जो है इब्तदाई सतह पर अद्वियात से करना चाहिए। अगर अद्वियात से कंट्रोल ना हो तो इसके लिए TORP यानी कि ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो इसमें जो ये ऑपरेशन है इसमें खातिर ख्वाह पेचीदगियाँ भी नहीं होती। तो नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।